कैसन पूजा करते नहीं रहुआ? कोरोना माई के ई गाढ़ा काहे खून तरु? कोरोना माई के कोरोना माई के गाढ़ा खून जला है। इनमें क्या क्या चोरी जी? लड्डू, हाँ फूल, लवंग, हाँ मीठा, हाँ। तेंदू। कोरोना माई केकरा से कहे आई रलियो? गाय बन के चरत रहनी है, कहीं दूगो मेहरारू घास करत रहे लो। मच्छीसो में गाड़ देबो बा, मच्छीसो नहीं खेले के जाए के। आई देखो गिने तरी अरे करता था हम कहता नहीं ओकरा पीछे सबे ठीक रहो, हम ठीक रही, गांव नगर बढ़िया रहो, बढ़िया से सबे रहो, देश दुनिया बढ़िया रहो। कोरोना पूजा कोरोना पूजा किस लिए बोला है करने को। कोरोना वायरस भगाने के लिए ये पूजा कर रहा है जितना महिला लोग है वो। बरौनी से आया खबर, टीवी में दिया, मोबाइल में दिया है, पेपर में भी दिया, पेपर में भी दिया है। जो सकता है वो पूजा कर रहा है कोरोना में, इससे कोरोना में भाग जाएगा। सबको मने सबको बोल दो। कितनों भी पढ़ा लिखा हुआ, लेकिन औरत ज्यादा विशेषता पूजा पर ध्यान देती हैं और विशेष कुछ नहीं। का अंधविश्वास नहीं क्या लागत? अब विश्वास लाग हो चाहे जौन लग, जब दुनिया करता तन हम करत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना मुश्किल है। हमने 73 दिन की तालाबंदी को सिर्फ नौटंकी करने में गुजार दिए और अब तो इस हफ्ते सिर्फ एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण से संबंधित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है बताने की ज़रूरत नहीं है। टीवी पे कुछ दाऊद की खबरें दे दो, कुछ चीन की खबरें दे दो। कर्नाटक में 2 हफ्तों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। तो हमने इन जानकारियों को इतना कम महत्वपूर्ण बना दिया कि अब हम परवाह ही नहीं कर रहे हैं। और अब आप अखबार, टीवी, जिनका काम था संविधान के दायित्वों के अनुसार वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वो अब क्या कर रहे हैं आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही नहीं, जब ये बीमारी महामारी आई तब कहा गया कि इसे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की नज़र से जीता जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है। लेकिन लगता है कि हमने वो सब पहले ही छोड़ दिया। दुनिया के कई देश तालाबंदी के दौरान इस महामारी की बढ़ने की रफ्तार को कम करने के बाद उसमें ढील देने गए। हमने तालाबंदी भी की, महामारी में कमी भी नहीं आई, उसको सफल भी बता दिया क्योंकि गोदी मीडिया साथ में है तो जय जयकारा हो गया। और तो और अर्थव्यवस्था को कितना गहरा झटका पहुंचा, धक्का पहुंचा। अब देखिए कि 2,27,000 से अधिक संक्रमण के मामले हो गए हैं भारत भर में। और यही नहीं, पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 273 लोगों के मरने की सूचना आई है। इनके नाम नहीं है, नंबर नहीं है, लेकिन 273 लोग पिछले 24 घंटे में मरे हों उसका कहीं पर प्रमुखता से जिक्र तक नहीं होता है। पहले 87 दिन लगे थे 25,000 के केस तक पहुंचने में, अब 2 से 3 दिन या 4 दिन लगते हैं 25,000 पहुंचने में। पहले आप देखिए कि मैं देख रहा था अपना आंकड़ा कि अब 4 दिन में, पिछले 4 दिन में 1,000 लोग मरे हैं और तब 48 दिन लगे थे 1,000 लोगों के मरने के। तो मैं लगातार आपको सतर्क करता रहा कि कम से कम इस महामारी को लेकर आप विज्ञान पर टिके रहें, स्वास्थ्य व्यवस्था के सवालों को लेकर टिके रहें। दूसरी तरफ से नए नए इवेंट लॉन्च किए जाएंगे। क्या ये तस्वीरें जो गांव देहात से आई हैं वो उसी इवेंट का हिस्सा हैं कि इस तरह की चीज़ों में जनता को उलझा दो कि जिससे वो इसे अपनी दैवी आपदा समझकर और वो कर्मकांडों में लग जाए और उसके कर्मकांडों में जाकर व्यस्त हो जाए। ये यूपी के कुशीनगर की तस्वीर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझने की ज़रूरत है कि एक साथ असम में, बिहार के बक्सर में और कुशीनगर में ये कैसे हो गया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर लोग चले आए। कोरोना माई जो हैं, ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं।
कोरोना माई भी धरती पर अवतरित हो गई हैं और उस तरह से एक तरह से कर्मकांड हो गया कि इसमें 9 लड्डू है, 9 तिल है, कुछ सब चीज़ 9 से जुड़ा हुआ है और पूजा करने के बाद इसको आपको ज़मीन में गाड़ देना है। तो बक्सर में भी यही देखा गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी यही देखा गया और एक तरह से आप देखिए कि पता चल रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब सिंदूर चढ़ाओ, ये सारी चीज़ें कितना आसान है इस समाज में बोल देना और कितनी तेज़ी से ये बातें फैल रही हैं। मास्क पहनने, देह से दूरी की बातें कई हफ्तों तक की गई मगर उनका पालन बहुत कम दिखता है, लेकिन ये सब बातें तुरंत फैल जाती हैं। तो एक तरह से कोरोना माई को गढ़ लिया गया, जैसे गो कोरोना गढ़ा गया। अब स्टेट जो राज्य सरकार है, सत्ता है, वो भी तो एक तरह के कर्मकांड को गढ़ती है। अब आप देखिए कि पहले कहा गया कि मोमबत्तियां जलाइए, दिए जलाइए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सूचनाएं दी गई कि इसका एक बड़ा खास प्रयोजन है, कौन सा नक्षत्र इधर से उधर घूमते हुए मिल जाता है तो इसमें दिया जला देने से महामारी भाग जाती है। थाली बजाइए, सेना को लगा दिया गया, लगाना चाहिए था लद्दाख की सीमा पर, तो सेना को भेजा गया कि आप लोग बैंड लेकर जाइए, अस्पतालों के बाहर फूल बरसाइए, बाहर फूल बरसाओ टाइप से मेरा महबूब आया है। लेकिन अब आप देखिए कि ये तस्वीरें क्या बता रही हैं कि हमने वैज्ञानिक सोच के प्रसार में कितनी नाकामी हासिल की है। पूजा पाठ चलते रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्या इस महामारी को आप इस तरह के कर्मकांडों की खोज से आप रोक सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अब अस्पतालों की व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है भी नहीं हिंदी प्रदेश के राज्यों में, तो अब इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो अब इनको एक मान्यता मिलेगा। जैसे एक महिला कह रही थी कि जब सब कोई कर रहा है, सब कोई नहीं कर रहा है, ये 4-5 लोग कर रहे हैं, तो लेकिन इसका पैटर्न क्या है, वो वीडियो कहाँ से आया, वो खबरें कहाँ से चली, ये सब जांच की जानी चाहिए और किस तरह से एक अच्छे खासे हिस्से में इसका एक प्रचलन बढ़ जाता है और महिलाएं स्नान करने के बहाने इस तरह के कर्मकांड को करते हुए 3 प्रदेश की बात बता रहा हूं आपको, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और असम में। और आज के ही दिन कबीर की जयंती है। सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो अब कबीर का एक तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि अंधश्रद्धा के खिलाफ चुनौती देने वाले कबीर हैं। तो पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। तो कबीर जैसे वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति के जन्मदिन पर जिस राज्य का मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहा है, उप मुख्यमंत्री, और उस राज्य में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अब एक कर्मकांड ये भी है कि कीजिए कुछ नहीं, सारे महापुरुषों की जयंती पे, पुण्यतिथि पे अब आप उनके ट्वीट कर दीजिए, हो गया जी, हम महापुरुषों से प्रेरणा पाकर चल रहे हैं। लेकिन अस्पताल, जिंदगी अभी भी मुश्किल में है। आप चाहे भले कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या, उससे आने वाली, उससे जुड़ी खबरों पर ध्यान ना दें और सरकारें इतना अपने आप को समझने लगें, इतना ऊपर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जी, क्या फर्क पड़ता है, तो वो ठीक है, उसमें लोगों की भागीदारी हो सकती है कि कोई फर्क नहीं पड़ना जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। लेकिन जो बीमार हो रहे हैं उनकी चुनौतियां आसान नहीं हुई है 73 दिन की तालाबंदी के बाद। अब जो सौरभ बताने जा रहे हैं कहानी, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि इस कहानी के जरिए आपको समय से पहले, समय के दौरान, समय के साथ चेताने की कोशिश नहीं की गई। सौरभ बताइए। सर, एक दिल्ली में तमाम जो लोग हैं हम हमसे संपर्क करते हैं, कहते हैं कि जो दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च की है उसमें बेड्स दिखाए जा रहे हैं कि इस गंगाराम में इतने बेड हैं, LNJP में इतने बेड हैं, पर हकीकत में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसा ही एक केस है मोतीराम का, 80 साल के हैं, 25 मई को इनको एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, बुखार था, बाद में इन्हें कोरोना की पुष्टि हो गई कि इनको कोरोना है। बेहद गरीब परिवार है इनका, इनके बेटे की साइकिल रिपेयर की दुकान है, बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है। 80 साल के पिता को उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया और जब उनको कोरोना की पुष्टि हो गई तो ये तमाम जो अस्पताल हैं वहाँ पर चक्कर लगाए। ये पहले एम्स भी गए, RML भी गए, यानी केंद्र सरकार के अस्पताल भी गए, फिर दिल्ली सरकार के अस्पताल भी गए, LNJP, यहाँ तक कि गंगाराम, मैक्स, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन्होंने बेड्स एक्वायर किए हैं, राजीव गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पर भी गए, लेकिन इनको कहीं भी बेड नहीं मिला रवि सर। और उसके बाद जब इनको जब हार गए हर जगह से, तो इन्होंने
3 तारीख की सुबह दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट से ये अपील की, मांग की कि वो निर्देशित करें दिल्ली सरकार को कि उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में बेड दे दिया जाए, क्योंकि उनके परिवार की हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में रोज़ का 1 लाख रुपए दे करके उनका इलाज करा सकें। लेकिन उनकी जो हियरिंग थी, जिनकी सुनवाई थी आज 5 तारीख यानी शुक्रवार को लिस्टेड थी, लेकिन उससे पहले ही 3 तारीख की रात में मोतीराम का निधन हो गया, उनकी मौत हो गई इलाज ना मिलने के कारण। और जाहिर सी बात है, कानून के मुताबिक जब पिटिशनर की मौत हो जाती है तो उनकी याचिका कहा जाए इन्फेक्शियस हो जाती है। तो आज उनके कोर्ट में वकील उनके अपेयर हुए और उन्होंने जज साहब से ये गुजारिश की कि ऐसे मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए, ताकि इतनी देर ना हो जाए कि जिसको राहत चाहिए वो ही इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये केस है कि इलाज ना मिलने के कारण कोर्ट से भी देरी हुई, थोड़ी सी कह सकते हैं यही वजह है कि आज इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। उनके बेटे अनिल से हमारी बात हुई थी, रवीश सर। उनके बेटे ने बताया कि वो हर अस्पताल गए, लोगों से गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार वालों से कर्ज भी लिया। वो 2 लाख रुपए के कर्जदार हो गए रवीश, और ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वे 2 लाख कैसे चुकाएंगे, पिता को भी नहीं बचा पाए, कर्जदार भी हो गए। और वो फ़ोन पर हमसे बात कर रहे थे और बार बार यही रो रहे थे, कह रहे थे कि हम देश की राजधानी में रहते हैं और एक बेटे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने बाप को नहीं बचा पाया, और रोज़ उन्होंने अपने बाप को मरते हुए देखा और अंत में उनको नहीं बचा पाए। तो वो उनके दिल में ग्लानि थी, सरकार के प्रति उनका नाराज़गी थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के अस्पताल में दफ्तर में भी संपर्क किया, वहाँ से भी उनको आश्वासन मिला। आम आदमी पार्टी कुछ नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। तब अंत में दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन बहुत देर हो गई। उससे पहले ही उनके पिता मोतीराम की 3 तारीख की रात में मौत हो गई, और न कोर्ट कुछ कर सका, न सरकार, और ना ही वो बेटा कह रहा है कि अब तो मैं कर्जदार हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कर्ज कैसे चुकाऊंगा। कर्ज तो चुका ही दूंगा, पर अब अपने पिता को वापस नहीं ला सकता। रवीश, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि ध्यान भटकाने के 100 उपाय किए जा रहे हैं, इवेंट रचे जा रहे हैं। आप अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो इस कहानी को याद कर लीजिए कि इस व्यक्ति ने 80 साल के एक शख्स ने अदालत में याचिका लगाई और उसके बाद भी उसकी सुनवाई से पहले उसकी मौत हो गई, अस्पताल में भर्ती नहीं हुई। सौरभ, ये बहुत से दर्शक जानना चाहेंगे कि इस आर्थिक तबके के होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों को अपना पिटीशन किया था कि ये स्थिति है, तो ये कौन मदद कर रहा था इनके लिए? वकील कहाँ से लेकर आ पाए? वो कौन लोग मदद कर रहे थे इनकी? सर, उनका पोता है जिनकी मौत हुई है, यानी अनिल गोयल, जो उनके बेटे हैं, उनका बेटा है, यानी उनका पोता है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है सर। उसका नाम अनिकेत गोयल है। वो लगातार, यहाँ तक कि उसने जो सीएम की अरविंद केजरीवाल का जो आधिकारिक ईमेल आईडी है, उस पर उसने ईमेल भी किया, उसने सरकार को टैग करके ट्वीट भी किया। उसके बाद फिर उन्होंने वकील हैं आरपीएस भट्टी, हाई कोर्ट में वो कई जगह प्रैक्टिस करते हैं, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं बिना फीस लिए ये आपका केस कर दूंगा। तो उनके पास फीस देने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पिटीशन दायर की 3 तारीख को ही, जिसकी सुनवाई एक दिन बाद यानी 5 तारीख को होनी थी, और रात में उनकी मौत हो गई। तो वो पोता भी, उसने सोचिए कि उसने मेल भी किया, नेताओं को फ़ोन भी किया, ट्विटर पर भी जो है संपर्क साधा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। और अंत में कोर्ट का रुख किया और कोर्ट की जब तक संज्ञान लेता कोर्ट, उनकी मौत हो गई। तो सर, ये कहानी, ये एक किस्सा नहीं है, तमाम ऐसे किस्से हैं जो हम लोग के सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों का यही कहना है कि वो ऐप में तो बेड दिख रहा है, लेकिन जब वो संपर्क करते हैं, पहुंचते हैं, तो उनको एडमिट नहीं किया जाता और अस्पताल मना कर देते हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है। तो ये देश की राजधानी में हो रहा है रवीश, और वो काफ़ी दुखद है। ऐसे एक केस हमारे सामने आज आया है। सलमान, उनको यहाँ पर कोरोना के लक्षण थे, अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, तो उनको दिल्ली से वो एम्स ऋषिकेश ले गए। यहाँ दिल्ली में अस्पताल नहीं मिला, जहाँ पर उनकी कल मौत हो गई। उनके परिवार ने भी ये ट्वीट किया है, फेसबुक पर शेयर किया है। तो उनके परिवार से हमारा संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि मुजफ्फरनगर में है और क्वारंटीन है, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर अपनी पूरी आपबीती बताई है कि किस तरीके से दिल्ली में तमाम अस्पताल गए और अंत में हार के वो एम्स ऋषिकेश ले गए, क्योंकि वहाँ पर उनके जान पहचान का कोई डॉक्टर था और वहाँ पर भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी। वो लड़का सलमान जिसकी मौत हुई रवीश, उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है, सिर्फ 25 साल है, और उसकी एक छोटी सी बेटी है। तो अब ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए भी कि उनसे बात करके क्या कहें।
उन्हें क्या, वो हमें भी बोलते हैं कि मीडिया में आप लोग ये दिखाते हैं लेकिन असलियत में आप लोग हमारी मदद नहीं करते, वो हमें भी कोसते हैं। तो फिलहाल ये वाकई में सच्चाई है कि लोगों को बेड नहीं मिला और इस कारण उनकी मौत हुई इलाज के चलते। मैं समझ सकता हूं सौरभ जो आप बात कह रहे हैं कि अब जनता ने ही तय कर लिया है कि ध्यान नहीं देना है, जो झूठ परोसा जाएगा उसी पर ध्यान देना है। एक तरह से आप देखिए कि एक अमेरिका है, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो अपनी सेना को चिट्ठी लिख दे रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति को बचाने की शपथ नहीं ली है, हमने शपथ ली है संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ ली है। तो एक तरह से संस्थाएं जब तक खड़ी नहीं होंगी तो ये आलम ये होगा ही होगा। और आप दर्शकों को ये बात समझना चाहिए कि बेशक सरकारों ने कुछ बिस्तरों का इंतजाम किया है, कुछ वेबसाइट बनाए हैं, कुछ ऐप बनाए हैं, लेकिन जो कहानी सौरभ बता रहे हैं कि कोर्ट में याचिका देने के बाद भी वो व्यक्ति एडमिट नहीं हुआ, मर गया। दिल्ली में वो व्यक्ति 25 साल का नौजवान दिल्ली के अस्पतालों में एडमिट नहीं हुआ, ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, मर गया। इसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब पता चलता है कि वो जो तैयारियां की गई हैं वो पर्याप्त नहीं है, उनमें जरूर कहीं ना कहीं छेद है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान होते हुए घूम रहे हैं। सौरभ एक जो अमरप्रीत की जो कल घटना सामने आई थी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ने कहा था कि वो जब लाए गए थे तब मृत अवस्था में थे, ब्रॉड डेड थे, कोई इसके बारे में कुछ आगे और जानकारी मिली है इस घटना के बारे में? देखिए बिल्कुल सर, एलएनजेपी ने अपनी सफाई दी थी और उन्होंने जो हमारी बात हुई उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो गंगाराम में हुआ था तो गंगाराम की जिम्मेदारी बनती है। हमारे अमरप्रीत के परिवार से बात भी हुई थी, उनके जो अमरप्रीत के पति हैं मनदीप से उनसे बातचीत भी हुई है। तो उनका यही कहना है कि अब वो इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई है कि कल एलएनजेपी वो अपने जो है अपने ससुर को अपनी उनकी बेटी के साथ लेकर गए थे और ऐप में दिखा रहा था कि एलएनजेपी में 1100 बेड हैं और उन्होंने फ़ोन पर भी बात की थी। जब उन्होंने पता चला कि 1100 बेड हैं तभी वो एलएनजेपी पहुंचे थे। और अमरप्रीत का ट्वीट भी आया था कि उनके पिता को बहुत तेज़ बुखार है और यहाँ पर कोई एडमिट नहीं कर रहा। उसके बाद फिर 1 घंटे उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत हो गई और उनको सिस्टम ने फेल किया है। तो अब सोचिए कि अगर एक परिवार ने अपना खोया है और उसके बाद अगर अस्पताल ये कहे कि वो मृत लाए गए थे और आरोप प्रत्यारोप के दौर चले तो परिवार ऐसे में क्या कर सकता है। वो यही कह रहे हैं कि अब ऐसे में हमने अपना खो दिया है, हम नहीं चाहते हैं कोई और अपना खोए और सरकार से उनको बहुत उम्मीद थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। इसे बता दें, संक्षेप में बताएं, अगर रबी को 26 तारीख को जो अमरप्रीत है उनके पिता को कुछ लक्षण हुए, उन्होंने डॉक्टरों से दवा ली, उसके बाद गंगाराम गए, गंगाराम में उन्होंने छाती का एक्सरे कराया जिसमें कंजेशन था और उनका कोविड का टेस्ट कराया गया, कोविड में पॉजिटिव आए तो उन्होंने फिर गंगाराम को संपर्क किया कि आप भर्ती कर लीजिए। वो भी तमाम अस्पताल गए, जैसे कि हमने बताया कि जिनकी मौत हुई मोतीराम की तरह वो भी तमाम अस्पताल गए, मैक्स से लेकर के गंगाराम तमाम, उनको कहीं पर एडमिट नहीं किया गया। अमरप्रीत ने ट्वीट भी किया। उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ी तो एलएनजेपी लेके गए जहां पर उनके पिता की मौत हुई। एलएनजेपी ने सफाई दी है, यही कहा है कि उनको मृत लाया गया था, लेकिन परिवार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। परिवार कह रहा है कि नहीं, वो जिंदा थे, लेकिन अगर जल्दी उनको भर्ती कर लिया जाता तो आज शायद वो बच जाते। तो ये तमाम लोग जो हैं जिनके उन्होंने अपने खोए वो यही कह रहे हैं कि शायद समय रहते इलाज नहीं हो पाया जिस वजह से उन्होंने अपनों को खो दिया। रवीश जी, ये तो दिल्ली की कहानियां हैं, लेकिन ज़िलों में दूसरे राज्यों में क्या हो रहा होगा वो तो अब पहुंच भी नहीं पा रही। और इसका पूरा मामला आपको बता दें कि अब इस छटनी के दौर में मीडिया के पत्रकार भी बड़ी संख्या में निकाल दिए गए हैं, तो इसलिए जब आप अखबार पलटेंगे तो खबरें गायब मिलेंगी। 3-4 खबरें, सारी सूचनाएं सिकुड़ कर रह गई हैं और इसका नुकसान समाज को उठाना पड़ता है। वो इस तरह से कि ऐसी बातें सामने नहीं आती हैं, सरकार पर दबाव नहीं बनता है कि वो अपने सिस्टम को ठीक करे अगर कहीं लीकेज है, इन सारी चीज़ों को। अभी आप देख लीजिए कि दिल्ली में 25,000 केस हुए हैं, दावा किया जा रहा है कि तमाम बिस्तरों का इंतज़ाम है, तब इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। और केंद्र के अस्पताल जो आरएमएल हैं और एम्स हैं, वहाँ से भी यही शिकायतें आ रही हैं। तो अगर हमने दिल्ली में 73 दिनों के लिए 73 दिनों में व्यवस्था को पुख्ता नहीं किया है तो कोई टास्क दे या न दे, कोई नक्षत्र निकाल लीजिए पंचांग से, रोज रात को बालकनी में खड़ा होकर दिया जलाइए, उससे बच गए तो बच गए। अब ये तो नहीं लगता कि जो व्यवस्थाएं हैं
और नियमों में बदल देने से बीमारी कम दिखेगी या आपकी जिंदगी पर कम खतरा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो शरद, हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त बेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा संख्या हो जाएगी तब चुनौतियां बढ़ जाएंगी, लेकिन जब इस वक्त पर्याप्त बेड हैं तब ये इस तरह के केसेस क्यों आ रहे हैं? क्या उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये क्यों हो रहा है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, और उसके बावजूद भी अभी समस्या क्या है। तीन बातें हैं मेरे पास बताने के लिए। पहला यह है कि दबी जबान में खुलकर कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि अब थोड़ी सी राजनीति दिल्ली में अलग चल रही है। दबी जबान में जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि दिल्ली में जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार जो चुनी हुई सरकार है उसके पास नहीं है, क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र सरकार का अधिकार है। तो नंबर एक तो ये बात हो गई। दूसरा, सरकार के लोग ये कह रहे हैं दबी जबान में कि अगर डॉक्टर्स पे कार्रवाई कर देंगे तो उसमें अपना ही नुकसान है, क्योंकि डॉक्टर्स पहले ही कम है, जो स्टाफ है पहले ही कम है। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको कोरोना हो जा रहा है। जो लोकनायक अस्पताल है उसके जो मेडिकल डायरेक्टर थे वो अभी पॉजिटिव हैं, तो वो भी स्थिति है। तो संख्या पहले कम हो जाएगी। दूसरा, एक और बात हो जाएगी कि इस समय पर अगर आप उन पर कार्रवाई करते हैं तो मैसेज भी गलत जाता है। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि एक सिस्टम बनाए और उसमें सभी जितना स्टाफ है उसको बांधने की कोशिश करे। इसीलिए ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद दिल्ली सरकार ने कल रात ही गाइडलाइंस जारी करी हैं, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि जैसे ही मरीज आए उसे बिना पूछे पहले आप रिसेप्शन पे लेके आएंगे, उस इलाके में लेके आएंगे 15 मिनट के अंदर जहां पर छटाई होती है। 1 घंटे के अंदर मरीज को अटेंड करना जरूरी है और 3 घंटे के अंदर यह तय करना है अस्पताल को कि उस मरीज का क्या करना है, क्या उसको एडमिट कर रहे हैं या दूसरे अस्पताल में उसको भेजा जा रहा है। अगर दूसरे अस्पताल में भी भेज रहे हैं तो यह कहा गया है कि आप मरीज को ऐसे ही नहीं कह देंगे आप जाइए यहां से। पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी कि जब तक वो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक मरीज को मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। अभी तक अस्पताल यही कह दे रहे थे कि हमारे यहाँ आपका इलाज नहीं है, आप चले जाइए। तो बहुत सारे केस जो हैं वो इस वजह से भी आ रहे थे। तो ये तो हुआ कि एक सिस्टम में बांधने की कोशिश की गई है कि कल को अगर कुछ हो तो सवाल जवाब किया जा सके कि ये नियम बनाए गए थे, आपने इसका पालन क्यों नहीं किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो अनुभव के साथ हमें समझ में आई है रवि जी, वो ये है कि आप अगर कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर आप ये कहते हैं कि मुझे ये समस्या है, तो वो हॉस्पिटल आपसे पूछेगा कि क्या आपका टेस्ट हो चुका है। अगर टेस्ट नहीं हुआ है आपका तो वो हॉस्पिटल जो है आपको एडमिट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी तक आप ऑफिशियली पॉजिटिव नहीं हुए। अगर आप नॉन कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, ये कहते हैं मुझे समस्या है, तो वो ये कहेगा कि आप पहले नेगेटिव रिपोर्ट लेके आइए तभी एडमिट करेंगे। अब जो मरीज है जिसको कुछ समस्या हो गई, मान लीजिए उसको पहले से ही संक्रमण हो गया था लेकिन उसको पता नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक था, लेकिन अचानक से उसको डेवलप हो गया और उसको समस्या हो गई, तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए सिस्टम जो है वो बड़ा फंसा हुआ है। हम आलोचना कर सकते हैं इसमें सरकार की, लेकिन इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कोविड हॉस्पिटल के अंदर कोई नॉन कोविड मरीज भर्ती हो गया तो वो संक्रमित नहीं भी होगा तो भी संक्रमित हो जाएगा, और अगर कोई कोविड का मरीज नॉन कोविड में चला गया तो वो वहां पर भी संक्रमण फैला देगा। तो बहुत सारी चीजें करने के बावजूद भी अभी सिस्टम में समस्या है, और जब तक ये इसमें सुधार नहीं किया जाएगा या इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा तब तक ये जो समस्याएं हम रोजाना सुन रहे हैं, जो शिकायतें रोजाना सुन रहे हैं, जिसको सुन के भी दिल पसीज जाता है देखने में, या जिसके ऊपर बीती होगी उसकी तो खैर हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो वो जो समस्या है वो आती रहेंगी क्योंकि अस्पताल अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते रहेंगे और मरीज को जो है वो इस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जी, तो ये आपने देखा कि अब आप समझ रहे हैं कि हम सिर्फ एक शहर की चर्चा कर रहे हैं, हमें तो मालूम भी नहीं है कि पटना में क्या स्थिति है, अहमदाबाद में क्या स्थिति है, ये सारा संसाधनों का भी मामला है, और लखनऊ में क्या हो रहा है। तो सूचनाएं इस वक्त बहुत दबाई भी जा रही हैं और उनको हासिल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बहुत तरह का दबाव है, जो रिपोर्टर मैदान में हैं, तो अस्पताल के भीतर क्या घट रहा है। और आप सोचिए कि जो डॉक्टर लोग हैं, रिपोर्टर तो फिर भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है, ये डॉक्टर लोग कब बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं खुद भी तो फिर क्या किया जा सकता है, किसका दरवाजा नॉक किया जाए। अब आपको छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। क्वारंटीन सेंटर में एक मजदूर को प्यास लग गई तो हैंडपंप पे पहुंच गया। अब सिपाही जी को इतना गुस्सा आ गया, ये अमेरिका वाले सिपाही जी तो है नहीं, अब उसकी उन्होंने ये हालत की, डंडे से मार मार कर। अब आप देख रहे हैं
कि सिर्फ प्यास लगने पर वो विजयवाड़ा से अपने गांव लौटा था और इस युवक का एक तरह से ये हालत किया गया है। तो अब आप देख लीजिए कि आपकी स्थिति किस तरह से की जा रही है। और ये अमेरिका तो है नहीं कि पुलिस घुटनों पर बैठकर आपसे माफ़ी मांगे, खेद जताए। वो पुलिस का जो आचार व्यवहार है वो इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस्तेमाल भी करने की चीज़ है वो एक तरह से। और उसका आलम आप दिल्ली में सुन रहे हैं कि सफूरा जरगर जो गर्भवती महिला हैं, 21 हफ्ते की गर्भ से हैं और उन्हें ज़मानत नहीं मिला। उनके वकील कहते रहे कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है, लेकिन अदालत को लगा कि साक्ष्य है तो उन पर यूएपीए लगा दिया गया है, जबकि नागरिकता कानून का वो विरोध कर रही थी लोकतांत्रिक तरीके से। उस कानून का विरोध संसद में भी हो रहा था, सड़कों पे तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन एक गर्भवती महिला को जो संक्रमित हो चुकी है उसे जमानत नहीं दी गई है। अगर कल को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ऐसा है कि हम सब ने इन संवैधानिक चीज़ों में परतों पर होने वाली घटनाओं की तरफ से आंखें मूंदना शुरू कर दिया है और हम ध्यान नहीं देते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि जब आप फंसेंगे तो अब तो मीडिया का बचा खुचा लास्ट बचा हुआ है, मैं कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा पर्स में, जो मैं कह रहा हूँ टीवी पर ही आके, वो अब आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप तय कर लें कि अगर एक गर्भवती महिला के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही कि पुलिस खड़ा होकर उसके बेल का विरोध कर रही है, वो भी इस वक्त जहां कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं हो रहा है, और उसे दंगों का आरोपी बना रही है। जो लोग हिंसा की बात कर रहे थे, सब चीज बातें कर रहे थे, उनका कुछ पता नहीं है अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि हम जा कहां रहे हैं। तो हमारे सवालों में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर किए जाने वाले प्रश्न अब पीछे चले गए हैं। हमने सोचा कि चलिए ठीक है, आपको उससे दिक्कत है तो आप अपनी जिंदगी से जुड़े स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर ही बात कर लीजिए। आप उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, इन लोगों को देख लीजिए जिन्होंने अपना शरीर बुलडोजर की तरह बना लिया है, लेकिन ये भी प्रदर्शन करना चाहते हैं। लुधियाना से क्यों, अभी आपको दिखाता हूं। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। सोनाली फोगट का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने एक कारनामा किया है, वो कारनामे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, आदमपुर से ये विधानसभा की चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। कैसे एक बाजार समिति के सचिव को अपने चप्पलों से एक तरह से स्वागत कर रही हैं। ये सत्ता का अहंकार बोलता है कि इस तरह से ये मारी जा रही हैं, लेकिन एक चुप्पी है। एक तरफ एक गर्भवती 27 साल की एक लड़की है जिसे जमानत नहीं मिलती है, और एक तरफ सोनाली फोगट हैं जो चप्पल जूता मार के मज़े में वहाँ से निकल जाती हैं। ये हरियाणा की घटना है। ये बीजेपी से उम्मीदवार हैं और हार गई हैं। एक बार आप फिर से इनके इस कारनामे को आप जरा ढंग से देखिए। आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। चाल इकडे पडणार कैसे कही आपने ये बात? मैं किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से। मारना तो दूर की बात है। हमारी लड़की समान है।
मैं तो सर आपके नहीं, आपके घर में माँ बहन नहीं है। आपके घर में मैं मिला ही आप बोले जा रहे मैडम भी है, हमारी रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार भी है। मैं तो अभी आपके हमें आपत्ति गए, मैं काम नोट कर रहा हूँ। सर जो भी काम किए मैं नोट कर रहा हूँ। क्या सोच के आपने ये शब्द बोले, मुझे जवाब मैं तो आपने जो काम कहा वो नोट कर रहा हूँ। आपके कहीं माफी है क्या? मैंने कहा मैंने काम जो भी काम किया वो नोट कर लिया। काम की छोटो काम तो बाद में हो जाएंगे। एक औरत को बच्चा मजाक बात बोलना किसने सिखाया मैं आपको? बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला थी मैं बहन हाथ उठ रहा हूँ, मैं बोल जो भी शेड कह रहे हैं, शेड बनाएंगे और गली में देती शेड की बात ही नहीं है भाई। ऐसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए मैं शेड बनाने के लिए नोट कर लिया। गजाली हैं, गजाली हम ये जानना चाहते हैं कि ये भी बात सामने आ रही है कि इस कर्मचारी ने कोई टिप्पणी की है। अगर कोई टिप्पणी की भी है तो सोनाली फोगट ने क्या उस कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का मामला दर्ज कराया है या फिर देन एंड देयर ही हिसाब कर कर अपना आगे चल दी वो? जी रवीश, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो जो स्थानीय लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो सुल्तान सिंह हैं मार्केट कमेटी के सचिव, इन्होंने चुनाव में शायद सोनाली फोगाट की सपोर्ट नहीं की थी, जैसा आम ट्रेंड होता है यहाँ हरियाणा पंजाब में। तो उस वजह से भी कुछ जो कहते हैं कि ग्रज था उनको, ऐसा सुल्तान सिंह भी बता रहे हैं और कुछ स्थानीय लोग भी बता रहे हैं। ये मामला ऐसे हुआ कि सोनाली फोगाट कह रही हैं कि उनको किसानों ने अप्रोच किया था कि ये बाल समन जो गांव है हिसार ज़िले में, वहाँ पर लिफ्टिंग नहीं हो रही, मंडियों में जो अनाज है उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही, और सुल्तान सिंह ये नहीं होने दे रहे हैं। वो ये चेक करने गई थी, जब उनसे बात करने लगी तो उसने अचानक अभद्र टिप्पणी कर दी जिसको वो सह नहीं सकी और उस पर अटैक कर दिया। सुल्तान सिंह कहते हैं कि ये पुराना मामला है, ग्रज है इनका कि मैंने इनको पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं किया, और ये 3-4 लोगों, मतलब ये कहते हैं कि सोनाली फोगाट के साथ 3-4 लड़के भी साथ में थे जो उनके साथ आए थे और उन्होंने भी इसको पीटना शुरू किया। अब मामले के फौरन बाद जब वीडियो वायरल हो गई तो सोनाली फोगाट ने अपने पॉलिटिकल क्लाउड के जरिए सुल्तान सिंह से एक माफ़ीनामा भी ले लिया था जिसमें वो लिख रहे हैं और फोटो भी दिखाई है कि हाँ मैंने अभद्र टिप्पणी की और अब माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अभी ये सूचना मिली है कि पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में जाके उन्होंने एक शिकायत दोबारा दी है सोनाली फोगाट के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पुलिस के जो अधीक्षक वहाँ पे एसपी हैं उनका बयान आया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। एफआईआर होती है या नहीं इस पे भाजपा के मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर हैं, शिक्षा मंत्री और पर सोनाली फोगट के साथ तो सुरक्षा कर्मी है जी पर गजाली सोनाली फोगट के साथ तो सुरक्षा कर्मी है, वो क्या कर रहा था अगर ये किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। आप सही कह रहे हैं, वो वहां पर खड़े रहे, उन्होंने कुछ भी उनको, जबकि वो भी पुलिस की तरफ से ही हैं, जिला पुलिस की तरफ से ही हैं। अगर वो भी चाहते तो उसको पकड़ सकते थे या उसको रोक सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी टिप्पणी हो गई जो वो ऑन रिकॉर्ड बता भी नहीं रही हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने टिप्पणी की या नहीं की, लेकिन इसके बहुत सारे वहां से लोग बता रहे हैं कि इसके पॉलिटिकल लीनिंग जो है उसकी वजह से इन पे ये अटैक हुआ है या उनकी पिटाई हुई है। और मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना भी मांगी है लोकल सीआईडी हिसार डिस्ट्रिक्ट से, जैसा अभी तक पता चला है। हाँ तो आपने देखा कि किस तरह से आप अगर सत्ता पक्ष से हैं तो आपके लिए हर तरह की रियायत है, आप जिसे चाहें जो कहानी बना दें, कुछ भी बना दें, सब कोई इस तरह से सबको सुविधा नहीं प्राप्त होती है। लेकिन नोट कीजिएगा एक बात कि 21 हफ्ते की गर्भवती महिला को 27 साल जिसकी उम्र हो, जिससे कुछ और तरह के इन्फेक्शन हो गए हों, क्या उसको बेल देना इतना मुश्किल है? जो बहस हो रही थी, क्या उसे मानवता के आधार पर बेल नहीं दिया जा सकता था? एक गर्भवती महिला क्या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती थी? मैं सफूरा जरगर की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में लोग बात करने से डरने लगे हैं कि पुलिस कहीं उन्हें भी बंद ना कर दे।
ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि रायगढ़ में 1 लाख पेड़ों का नुकसान हुआ है। आज पर्यावरण दिवस है, हर मंत्री अपने बड़े बड़े दालान में, उतने तो सबके घर होते नहीं, पहले से वहाँ पेड़ लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक और पेड़ लगाकर पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख पेड़ों का नुकसान हुआ है, उसके प्रति कौन चिंता व्यक्त कर रहा है? आप देख रहे हैं देश की बात। बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी सी बात ये हुई है कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पीयूष गोयल के अनुसार जो हम बनने वाले हैं, और फिजाएं बदल गई हैं। बोलना ही है तो कुछ भी बोलना चाहिए। 10 ट्रिलियन वैसे बोलना चाहिए, वैसे ये भी कम है, 50 ट्रिलियन बोल देना चाहिए, इसमें क्या जाता है। लेकिन अभी एक आदेश आया है जिसके लिए मैं हिमांशु शेखर से बात करना चाहता हूं कि जो नई योजनाएं विभाग बनाते हैं वो बनाए ही ना, वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके पास भेजे ही नहीं, और जो योजनाएं पहले से बन गई हैं, जिनकी मंजूरी है, पैसा भी गया है, वो सब अब रोक दिया जाएगा, यानी पैसा अब उन खातों में जाएगा नहीं। तो 1 साल तक कोई नया काम नहीं होगा। हिमांशु, जरा विस्तार से बताइए, कुछ उदाहरणों के साथ बताइए कि ये क्या मामला है और क्या इशारा कर रहा है भारत के आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, आर्थिक सेहत निश्चित तौर पर भारत की बहुत खराब हुई है, विशेषकर लॉकडाउन के दौरान, और यही वजह है कि जो जीएसटी के आंकड़े हैं वो पिछले 2 महीने से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आमतौर पर जो एक परंपरा है वो ये है कि जिस महीने में जीएसटी कलेक्शन होता है उसके अगले महीने की 1 तारीख को जीएसटी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो आखिरी बार जब जीएसटी के आंकड़े जारी किए गए वो 1 अप्रैल को किए गए थे, यानी मार्च 2020 के, और उसमें यह दिखाया गया था कि करीब 7,700 करोड़ रुपए की गिरावट जीएसटी कलेक्शन में हुई। हालांकि सिर्फ 1 हफ्ते लॉकडाउन था, मार्च के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद से अभी तक जीएसटी के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। रियायत सरकार ने दी थी कुछ कैटेगरीज में कि जिनकी कमाई काफी घट गई है उनके पास जून 30 तक का समय होगा, लेकिन पिछले 2 महीने से सरकार ने सार्वजनिक तौर पर देश को नहीं बताया है कि लॉकडाउन की वजह से उसकी कमाई कितनी घटी है। हमें पता ये है कि इसके आउटकम क्या, यानी कमाई जो घटी है उसके अनुपात में सरकार ने अपना खर्च करने के लिए जो बड़ा फैसला किया है उसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है। आपको याद होगा अप्रैल में हमने रिपोर्ट किया था, डीए फ्रीज किया गया 54 लाख भारत सरकार के कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारियों का। और अब ये फैसला आया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से कि कोई भी नई योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास नहीं भेजा जाए। बजट में जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं इस बार, और उनके कुछ 2-3 नाम मैं रवीश जी आपके सामने रखना चाहता हूं। कृषि उड़ान योजना, एक योजना का ऐलान वित्त मंत्री ने किया था। ये नई योजना थी जिसको रोका गया है। इसके तहत एयरक्राफ्ट्स की मदद से किसान का जो उत्पाद है उसको दूर दराज के इलाकों में ले जाने की तैयारी थी। पीएम कुसुम योजना, जिसके तहत सोलर पंप्स का आवंटन किसानों को किया जाना था। किसान रेल स्कीम, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट मोड के तहत यानी पीपीपी मोड के तहत एक कोल्ड चेन का एक नेटवर्क बनाना था भारतीय रेल की मदद से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए विलेज स्टोरेज स्कीम का एक ऐलान किया गया था जिससे किसान अपने अनाज का भंडारण जो है वो अपने गांवों में कर सकें। तो किसानों की इनकम को, उनके उपज का सही मूल्य उनके लिए उनको मिले, इसके लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान बजट में किया गया था, जिनको अब मुझे लगता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के इस आदेश के बाद रोकना पड़ेगा तत्काल प्रभाव से, और बहुत ही सीमित योजनाएं उनको लागू किया जाएगा। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। जैसा कि देखा, हिमांशु बता रहे थे कि जीएसटी के आंकड़े अब नहीं आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है और रिपोर्ट करने के लिए ज़मीन पर रिपोर्टर अब चैनलों के भीतर, अखबारों के भीतर कम हो गए हैं। तो सूचनाएं आपको क्या मिलेंगी? एजेंडा मिलेगा, प्रोपेगेंडा मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जॉर्ज फ्लॉयड को मारने वाले अमेरिका की पुलिस की तरह हमारी पुलिस में क्षमता नहीं है। बिल्कुल हमारी पुलिस भी हूबहू वही नकल कर सकती है। राजस्थान पुलिस का ये कारनामा देखिए। फ़र्क यह है कि अमेरिका में लोग विरोध करते हैं कि ये गलत है, हम लोग टीवी पर देखते हैं कि ये तो होता रहता है। हम आत्मनिर्भर भारत हैं, अमेरिका से क्या सीखना? पुलिस वालों को मार रहे हैं। क्या कर रहे हो? आगे ले जा। तो थाने में फोन करके बुलाते क्यों नहीं हो? गाड़ी आ रही है तो इसको तो पकड़ एक मिनट। सबस सबस डायरी दे दो, डायरी मुझे दे दो। आपको पकड़। हाँ आप दो, ये दो, मारो। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बिहार से आने वाली इन तस्वीरों को देखिए जो आपके स्क्रीन पर अवतरित हो रही हैं कि पटना शहर में चारों तरफ होर्डिंग लगाया गया है। होर्डिंग किस बात की लगाई गई है कि 7 जून को बीजेपी की ऑनलाइन रैली होने वाली है। रैली ऑनलाइन होगी, इसके लिए होर्डिंग जो है वो ऑफलाइन लगाई गई है। अभी मैंने आपको ये जानकारी नहीं दी कि भारत में सबसे अधिक चंदा किसे मिलता है और उन पैसों का सेवा के मामले में क्या खर्च होता है, राजनीति के मामले में। तो बिहार जो इस वक्त स्वास्थ्य और शिक्षा के सवालों से लड़ना चाहिए था, जहां पर 4,500 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, अब उसके लिए चुनाव तो होने ही हैं, तो राजनीतिक दल तैयारी तो करेंगे ही। तो ये तस्वीरें बता रही हैं डिजिटल इंडिया की, और राजद का भी तस्वीरें लगी हुई हैं और बीजेपी की भी तस्वीरें, होर्डिंग लगी हुई है ऑनलाइन रैली की। और आप इन तस्वीरों को देखते चलिए। अब चुनाव का जब एक बार ऐलान हो जाता है, फिर उसमें एजेंडा अलग अलग तरीके के आते हैं, फिर उसमें वो सब वीडियो स्टिंग, हिंदू मुस्लिम सब चलता है। और ये जो एक तरफ कोरोना का संक्रमण का मामला है वो अब छोड़ दिया जाएगा और आप अस्पतालों में भटकते रहेंगे, पत्रकार ढूंढते रहेंगे कि कोई हमारा कवरेज कर दे। कवरेज से कुछ नहीं होता है। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।